आज हम बात करेंगे जड़ और जीव कंसेप्ट पे। आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, बहुत दिक्कत परेशानी आ रही होगी, पर जो सरफेस लेवल पे दिख रहा है, क्या वही रूट कॉज है प्रॉब्लम का? जो प्रॉब्लम की ओरिजिनेशन है, क्या वो वहीं से है जहाँ से आप समझ रहे हो? एक इमेजिन करिए एक पेड़ जिसके पत्ते सूख रहे हैं और ब्रांचेस भी टूट रही हैं या कह लो वीक हो रही हैं। तो प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने के लिए आप जड़ को ट्रीट करोगे कि पत्तों को ट्रीट करोगे? आप जड़ में पानी, खाद डालोगे कि पत्तों पर पानी स्प्रे करोगे? ब्रांचेस को सॉर्ट करोगे? तो असली में हम रूट पे काम करेंगे ताकि प्रॉब्लम ठीक हो सके। तो एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसा ही एक कंसेप्ट है, जड़ और जीव का कंसेप्ट। जो लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है उसकी जड़ क्या है, कौन सा हाउस जो है उस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को गवर्न करता है जिससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, और जीव है वो प्लैनेट जिसके पास उस हाउस की लॉर्डशिप है। बहुत सिंपल, बहुत इंटरेस्टिंग जो है ये कॉन्सेप्ट है। कोई भी प्रॉब्लम हो, आपने 12 हाउसेस के बारे में तो पढ़ लिया, तो जो 12 हाउसेस हैं, जैसे 10th हाउस करियर का है, तो करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो जड़ क्या हुई हमारी? 10th हाउस। और अगर उसमें वीनस बैठा है, शुक्र या जुपिटर बैठा है उसकी लॉर्डशिप लेकर 10th हाउस की, उस हाउस में प्लेस्ड नहीं, जहां पर भी बैठा है उसकी 10th हाउस की लॉर्डशिप लेकर, तो वो प्लैनेट हुआ जीव जो उस हाउस को कंट्रोल कर रहा है। हमने पिछली क्लास में सीखा ही था, जैसे एक हम चार्ट बनाते हैं टॉरस लगन का। अब सपोज प्रॉब्लम आ रही है एजुकेशन से, एजुकेशन का भाव है 5th हाउस, तो यहाँ की लॉर्डशिप जो है वो किसके पास है? मरकरी के पास है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्गो राशि है, कन्या राशि है। तो जड़ जो है प्रॉब्लम की वो है 5th हाउस, और जीव जो है वो है मरकरी। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें मरकरी कौन से हाउस में बैठा है? सपोज 8th हाउस में बैठा है, लॉर्डशिप कैरी कर रहा है वो 5th हाउस की। तो अब हमें जड़ पता लग गई एजुकेशन की 5th हाउस, और वो प्रॉब्लम लेकर आने वाला प्लैनेट जो है, जो इसका लॉर्ड है इसी हाउस का, वो कहाँ है? 8th हाउस में। तो इसका बहुत सिंपल सॉल्यूशन बनता है, रेमेडी की क्लास भी आज से शुरू हो गई आपकी, कि ओकल्ट साइंसेस की पढ़ाई करिए। रिसर्च वर्क में पढ़ाई करिए। ऑडिट एंड अकाउंट्स से रिलेटेड जो है आप स्टडीज करिए। क्यों? क्योंकि 8th हाउस के कारक तत्व हैं ओकल्ट साइंसेस,
रिसर्च, ऑडिट, ये 8th हाउस के कारक है। और एजुकेशन वाले भाव को प्लैनेट रूल जो कर रहा है वो 8th हाउस में है। तो जड़ हो गई 5th हाउस, जीव हो गया मरकरी। रेमेडी हमने दे दी दोनों हाउसेस को कंबाइन करके। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। अगर 12th में बैठा होता मरकरी, 12th हाउस में होता, तो क्या हो रहा होता? लॉस ऑफ एजुकेशन हो रहा होता। एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, 5th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो जड़ 5th हाउस हो गया। अब जीव कहाँ बैठा है? 12वें घर में। तो रेमेडी कैसे बनेगी? ये हाउस था लॉसेस का, हम इस लॉस को चैरिटी में कन्वर्ट कर देंगे। तो आप बुक्स का दान करिए। आप जो भी पढ़ाई, किसी बच्चे की, गरीब बच्चे की पढ़ाई जो है, उसका ज़िम्मा उठाइए। तो ये है जड़ और जीव कंसेप्ट। तो हमें सबसे पहले रूट को आइडेंटिफाई करना है। जैसे हम प्लांट की रूट को ट्रीट करते हैं, वैसे ही हमें लाइफ में कौन-सा हाउस हमें दिक्कत दे रहा है, उस रूट को हमें आइडेंटिफाई करना है। अब उस रूट की लॉर्डशिप किसके पास है? वो प्लैनेट कहाँ बैठा है, वो उससे रिलेटेड हमने रेमेडी बना देनी है। बहुत सिंपल है। अगर कुछ भी ना चल रहा हो, कुछ भी अगर वर्क ना करे, तो 5th और 9th हाउस को एग्जामिन करो। क्योंकि जो 5th हाउस है, वो है आपके पूर्व पुण्य कर्म, और जो 9th हाउस है, वो है इस जन्म का भाग्य। एक और कंसेप्ट हम सीखते हैं। जो हमारी डेस्टिनी है इस लाइफ की, वो कैसे बनती है? उसमें 2 कंपोनेंट्स हैं। एक है पिछले जन्म के जो कर्म है, पास्ट लाइफ के मेरिट्स हैं जो, पुण्य हैं जो, और दूसरा पार्ट बनता है इस जन्म का भाग्य, यानी कि लक। 50% वेटेज इसकी है, 50% वेटेज इसकी है। ये दोनों मिलाकर आपका इस जन्म की डेस्टिनी बनाते हैं। अब देखा जाए तो आपकी डेस्टिनी 50% तो आपके कंट्रोल में है, और 50% आपके कंट्रोल में नहीं है। जो पिछले जन्म में किया, वो तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। जो पिछले जन्म के जो कर्म हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। जो इस जन्म के कर्म हैं, वो तो बढ़िया आप कर सकते हो। उनमें तो इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। सपोज़ किसी की डेस्टिनी में एक्सीडेंट लिखा है, और एक्सीडेंट देने वाला प्लैनेट सपोज़ करिए कि मार्स है। तो इंसान अगर मार्स से जुड़े कारक तत्वों को अपनी लाइफ में अपनाएगा, तो उसकी जो ये भाग्य वाला पार्ट है वो इम्प्रूव होगा, और जो इंटेंसिटी है एक्सीडेंट की वो कम हो जाएगी। इसका एक एग्जांपल लेते हैं।
तो जो डेस्टिनी और जो कर्म का जो रिलेशन है, वो अभी हमने समझा। आप अगर नवें घर में कोई अफ्लिक्शन है, देयर इज सम अफ्लिक्शन इन द नाइन्थ हाउस, तो वो जो अफ्लिक्शन है नाइन्थ हाउस की, उसे हम पितृदोष भी कहते हैं, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो ऐसे काम जो आपके पूर्वजों ने नहीं किए, आप उनको इस जन्म में कर सकते हो। आप अपने इस जन्म का भाग्य, इस जन्म की डेस्टिनी को इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये रिलेशन बन गया 5th एंड 9th हाउस के बीच का। और जब जड़ और जीव समझ ही ना आ रहे हों, आपको बिल्कुल पता ही ना चल रहा हो, रेमेडीज एक के बाद एक करवाने के बावजूद कोई फ़र्क ना पड़े, तो ये 9th हाउस और 5th हाउस की रेमेडी करवाना सजेस्टेड होता है, रिकमेंडेड होता है। अब हमने जड़ और जीव तो पढ़ा, हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि फर्स्ट हाउस लॉर्ड जो है, वो फर्स्ट हाउस में ही है। पहले घर का जो स्वामी है, वो अपने घर में ही बैठा है। तो जो इंसान अपने घर में बैठा है, अपने घर की रक्षा तो करेगा ही, अपने घर को साफ तो रखेगा ही, इम्प्रूव करेगा ही। तो फर्स्ट हाउस से जुड़ी जो चीज़ें होंगी, जैसे कि पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, सेल्फ, हेल्थ, ये सब चीज़ें इंसान की अच्छी होंगी, गुड होंगी, क्योंकि उसी हाउस का लॉर्ड अपने ही हाउस में आकर बैठ गया। जड़ और जीव में हम ये समझ रहे थे कि हाउस जो है, जो इस हाउस को रूल कर रहा है प्लैनेट, वो जीव बन गया, और वो जीव ही इस हाउस को कंट्रोल कर रहा है। तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठ गया, तो अपने हाउस को तो अच्छा ही करेगा। अब एग्जांपल लेते हैं, 7th लॉर्ड इन 4th हाउस। जैसे हम एक ये कुंडली बना रहे हैं, कुंडली बनाते हैं हम लिब्रा लगन की। तो 7th हाउस का लॉर्ड कौन हुआ? मार्स, क्योंकि यहाँ पे एरीज राशि है। तो मार्स जो है, वो इस हाउस का लॉर्ड हो गया, 7th हाउस का। अब सपोज करिए, ये जो 7th हाउस का जो लॉर्ड है, वो बैठा है 10th हाउस में। तो जो 10th हाउस में बैठा लॉर्ड है, वो 7th हाउस में अपने कारक तत्व लेकर आएगा। तो जो मार्स 10th हाउस में बैठा है, तो हम ये कह सकते हैं कि करियर एंड स्पाउस कहीं ना कहीं रिलेटेड है। एक ये रिलेशनशिप हमने ढूंढ लिया, एक पैटर्न ढूंढ लिया। हो सकता है कि इस व्यक्ति की जो वाइफ है, उसको अपने वर्क वर्क प्लेस पे मिली हो, एंड वाइस वर्सा, हस्बैंड अपनी वाइफ को, अगर ये किसी फीमेल का चार्ट है, क्या पता उनका हस्बैंड जो है उनको करियर, जहाँ पे वो उनका बन रहा है, वर्क प्लेस है, जो कर्म स्थान है, जो वहाँ मिला हो। ये भी हो सकता है ये बिजनेस का हाउस है, 7th हाउस पार्टनरशिप्स का हाउस है, तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में पार्टनरशिप हो, करियर से रिलेटेड पार्टनरशिप हो बेसिकली।
जड़ बन गया हमारा 7th हाउस और जीव बन गया मंगल, जो कि 10th हाउस में बैठा है। उसके कारक तत्व 10th हाउस के वो 7th हाउस में लेकर आ रहा है। एक चीज और ये प्लैनेट लेकर आ रहा है, वो काम करेंगे कैसा, बिजनेस होगा कैसा, वो मार्स के कारक तत्वों वाला बिजनेस होगा। तो सिक्योरिटी की एजेंसी हो सकती है। हम प्लैनेट्स को जब डिटेल में पढ़ेंगे तो ये आपको तब समझ लग जाएगा कि मैंने सिक्योरिटी की एजेंसी क्यों कहा। क्या पता दोनों आर्मी में हो, आर्म्ड फोर्सेस में हो, एयर फोर्स में हो। क्या पता उनका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बिजनेस हो। ये भी मंगल के कारक तत्व है। तो एक हाउस के पास एक प्लैनेट, एक हाउस का जो कंट्रोल है वो एक प्लैनेट के पास आ जाता है, और वो जहां पर बैठा है वहां से रिलेटेड कारकों को भी लेकर आएगा, रिलेशनशिप बनाएगा, और जो उसकी खुद की नेचर है उसको भी उन कारकों के साथ मिलाएगा आके। ठीक है। अब और एग्जांपल हैं इसमें। फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस किस चीज का है? सुख का भाव है, कंफर्ट्स का भाव है, मदर का भाव है, इमोशंस या इमोशनल सिक्योरिटी इसका भाव है। अब फोर्थ हाउस के अंदर जो है 12th हाउस का लॉर्ड आकर बैठ गया। हम फिर से एक चार्ट बनाते हैं। फोर्थ हाउस, अब हम बनाते हैं जेमिनी बनाते हैं। अब फोर्थ हाउस का जो स्वामी है वो मरकरी खुद है। फोर्थ हाउस का जो, सॉरी, 12th हाउस का जो लॉर्ड है, यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया। 12th हाउस का जो लॉर्ड है वीनस, वो फोर्थ हाउस में बैठा है। ये एग्जाम्पल ये बन रहा है। 12वें घर का स्वामी टॉरस राशि का जो लॉर्ड है वीनस, वो फोर्थ हाउस में आकर बैठ गया। तो अब वीनस जो है 12th हाउस से रिलेटेड कारकों को फोर्थ हाउस से रिलेटेड जो कारक हैं उनसे मिलाएगा, और अपने नेचुरल सिग्निफिकेशंस को भी बीच में लेकर आएगा। तो 12वां घर किस चीज का है? लॉसेस का है। तो लॉस किन चीजों का होगा? इन चीजों का होगा, सुख का लॉस, कंफर्ट का लॉस। आइसोलेशन का है तो मदर से दूरी हो सकती है। इमोशंस जो हैं वो इंसान के खराब रहेंगे बेसिकली। तो घर का सुख जो है इंसान को, वो नहीं मिला। 12वें घर का स्वामी जब फोर्थ हाउस में आया, घर का सुख इंसान को नहीं मिला। घर का जब सुख नहीं मिला तो उसको जगह चेंज करनी पड़ेगी, उसको घर छोड़कर जाना पड़ेगा। और 12वां घर क्या कहता है? फॉरेन, फॉरेन में सेटलमेंट, फॉरेन से कुछ ना कुछ कनेक्शन। तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है ऐसा इंसान फॉरेन में सेटल्ड होगा। अब कई केसेस में क्या होता है कि लोग कहते हैं कि हम नहीं घर छोड़ सकते अपना, चाहे जितना मर्जी कलेश हो घर के अंदर, जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स हो घर के अंदर, हम अपना घर छोड़कर फॉरेन नहीं जा सकते। तो हमें अब 12th हाउस से रिलेटेड रेमेडी करनी पड़ेगी, और वीनस को भी बीच में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो रेमेडी क्या बनेगी?
वीनस है शुक्र, तो शुक्रवार को यानी कि फ्राइडे को हम जो है डोनेशन करेंगे। किस चीज़ की डोनेशन करेंगे? शुक्र से रिलेटेड। हम वाइट चीज़ों को डोनेट कर सकते हैं। तो ऐसे रेमेडी बनती है और ये जड़ और जीव का कंसेप्ट है। एक प्लैनेट के पास एक हाउस का कंट्रोल आ जाता है और जिस हाउसेस का वो लॉर्ड होता है उसके कारक तत्व, उस हाउस के कारक तत्व वो इंसान, वो प्लैनेट ले आता है। इसी तरह हम बनाते हैं 11th लॉर्ड इन 4th हाउस। अब इसी में ही देख लो, सपोज वीनस यहाँ पे 11th लॉर्ड कौन है? एरीज राशि आ रही है तो मार्स हुआ। मार्स भी वीनस के साथ आ गया यहाँ पे। सपोज इसको हम Yes. यहाँ पे सपोज मार्स आ गया। मार्स कहाँ का लॉर्ड है? 11th हाउस का है। 11th हाउस में कौन आता है? फ्रेंड सर्कल। तो किसकी इंटरफेरेंस हो गई हमारे घर के अंदर? फ्रेंड्स की। लोगों के अकॉर्डिंग चलेगा इंसान, लोगों की बातें सुनेगा। घर के अंदर दखल होगा फ्रेंड्स का। अब मार्स यहाँ पे 6th लॉर्ड भी है, तो 6th के कारक तत्व भी लेके आएगा। तो डेट, डिजीजेस और एनिमीज, ये तीनों चीजें लेकर आएगा वो। तो ऐसे हम एक प्लैनेट जो है, जो जीव है प्लैनेट, वो कैसे एक हाउस को कंट्रोल करता है और आउटकम्स को हम कैसे डिड्यूस करते हैं, हम आउटकम पे कैसे पहुंचते हैं, वो है जड़ और जीव कंसेप्ट बेसिकली। तो अगर 7th हाउस का लॉर्ड 7th में ही है तो अपने घर की तो रक्षा करेगा प्लैनेट, तो अच्छा है मैरिज के लिए। ठीक है। बट आपके स्पाउस के पास कंट्रोल होगा उस हाउस का, क्योंकि 7th हाउस किसको दिखा रहा है? आपके स्पाउस को, आपके पार्टनर को। 11th लॉर्ड इन 7th हाउस हो तो फ्रेंड्स की इंटरफेरेंस भी हो सकती है, अपने फ्रेंड सर्कल में ही आपकी शादी भी हो सकती है। और एग्जांपल्स करते हैं। अगर 12वें घर का स्वामी 5th हाउस में आ जाए, 12वें घर का स्वामी 5th हाउस में आ गया, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। चलो यहाँ पे हम लिखते हैं एक्वेरियस। तो ये एक्वेरियस असेंडेंट हो गया। तो 12वें घर का स्वामी शनि जो है 5th हाउस में आ गए, सैटर्न यहाँ पे बैठे हैं। तो सैटर्न ने यहाँ पर डिलेज एंड स्ट्रगल्स तो देने ही है, वो उसके कारक है, नेचुरल सिग्निफिकेशन है शनि ग्रह की। तो बट वो जो हाउस की लॉर्डशिप कैरी कर रहे हैं उसका इफेक्ट भी आएगा, तो यानी कि लॉस ऑफ इंटेलिजेंस हो जाएगा। इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, एजुकेशन का भाव है 5th हाउस, और 12वें घर का स्वामी 5th हाउस में आके बैठ गया, तो लॉस ऑफ इंटेलिजेंस। ये हमने ऊपर भी कवर किया है, ये एग्जांपल। 9th का लॉर्ड 5th हाउस में बैठ जाए
सपोज नाइन्थ का लॉर्ड, यहाँ पे कौन है नाइन्थ हाउस का लॉर्ड? वीनस। वीनस आके बैठ गए यहाँ। तो क्या होगा? जो ये हाउस है, जो नाइन्थ हाउस है, उसकी इंटरफेरेंस या उसके जो कारक हैं, उस हाउस से रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है, वो फिफ्थ हाउस के अंदर आ गए। कौन लेकर आया? वीनस। तो नाइन्थ हाउस के एस्पेक्ट्स क्या है? फादर, गुरु, भाग्य। दोनों ही ऑस्पिशियस हाउसेज हैं। दोनों ही फिफ्थ एंड नाइन्थ जो होते हैं वो लक्ष्मी स्थान होते हैं। तो ये अच्छी प्लेसमेंट हो गई। फादर और गुरु जैसे गाइड करेंगे इंसान को, वैसी वो एजुकेशन ग्रहण कर लेगा। जैसे फादर और गुरु के एथिक्स होंगे, वैसे ही उस इंसान के भी एथिक्स हो जाएंगे। उसकी इंटेलिजेंस, उसकी जो एथिकल कंपस है वो वैसा ही बन जाएगा। गुड प्लेसमेंट, ये अच्छी प्लेसमेंट है, नाइन्थ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस। उसी तरह एट्थ लॉर्ड आ जाए अगर फिफ्थ हाउस में। एट्थ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, सपोज मरकरी, ये भी हमने ऊपर कवर किया था। सपोज अगर यहाँ पे सिक्स की जगह एट होता, सिक्स की जगह एट होता और यहाँ पे वन होता। इसको हम एक बार इरेज कर लेते हैं। तो एरीज राशि की कुंडली बन गई है, ये एक नंबर बन गया, ये 8 नंबर यहाँ पे आ गया। कौन है एट्थ लॉर्ड यहाँ पे? मार्स। मार्स कहाँ बैठा है? फिफ्थ हाउस में सपोज। अब इंसान को दिक्कत आनी चाहिए। किन किन चीजों में दिक्कत आ सकती है उसे? जो फिफ्थ हाउस से रिलेटेड चीजें हैं, एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है, उसमें उसे दिक्कत आएगी। फिफ्थ हाउस में क्या है? चिल्ड्रन, बच्चे, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी एजुकेशन, ये फिफ्थ हाउस है। और एट्थ हाउस क्या है? सडन इवेंट्स, पेन एंड सफरिंग, ट्रांसफॉर्मेशन। अब जो मार्स है वो एट्थ हाउस से जुड़ी चीजें फिफ्थ हाउस में ले आया। अब ऐसे इंसान को तो प्रॉब्लम होनी चाहिए, ये सडन इवेंट्स होने चाहिए बच्चों से रिलेटेड, उसकी इंटेलिजेंस और एजुकेशन से रिलेटेड। क्या पता बच्चे होने में प्रॉब्लम हो, क्या पता एजुकेशन कंप्लीट होने में प्रॉब्लम हो, क्या पता दिमाग ही ठीक ना चलता हो इंसान का, पेन एंड सफरिंग हो इन चीज़ों से रिलेटेड, अगर एट्थ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में आ गया। बट इंसान कहता है जी मेरे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। सपोज किसी व्यक्ति की एक कुंडली है, वो कहता है जी मुझे तो ना बच्चे होने में कोई प्रॉब्लम हुई, बच्चे भी अभी बढ़िया है, हेल्थ वाइज भी, और मेरी इंटेलिजेंस भी ठीक है, और मेरी एजुकेशन में भी कभी कोई ब्रेक नहीं लगा। तो ऐसे इंसान ने क्या किया होगा? ऐसे इंसान ने मार्स से जुड़ी एजुकेशन ग्रहण की होगी, आठवें घर से जुड़ी एजुकेशन ग्रहण की होगी, तभी फिफ्थ हाउस के अच्छे रिजल्ट उसे मिले। एट्थ हाउस से जुड़ी चीजें क्या हैं? ओकल्ट साइंसेस, मैन्युफैक्चरिंग। मैंने पिछले में शायद ये नहीं लिखवाया, मैन्युफैक्चरिंग लिख लीजिए आप। मैन्युफैक्चरिंग का भी है एट्थ हाउस। तो इंसान कहता मैंने मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड पढ़ाई कर ली थी, मैंने इंजीनियरिंग कर ली थी, मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करता हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ।
अगर अब मार्स को भी मिला दिया जाए और 8th हाउस को भी मिला दिया जाए और एजुकेशन को भी मिला दिया जाए, तो एक हम सिंगल रेमेडी दे सकते हैं, वास्तु। वास्तु प्रैक्टिशनर, वो इंसान प्रोफेशनली वास्तु को प्रैक्टिस करता होगा। मार्स जो है वो वास्तु से रिलेटेड है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन, घर, एसेट्स, जो प्रॉपर्टी है वो मार्स से रिलेटेड है। 8th हाउस जो है उसमें ऑकल्ट साइंसेस आती हैं, तो वास्तु एक ऑकल्ट साइंस है। और एजुकेशन, मतलब उसने वास्तु की पहले एजुकेशन ली होगी तभी वो प्रैक्टिस कर रहा है। तो ये हमने कितनी सुंदर रेमेडी बना दी इस प्लेसमेंट की। तो ऐसे हमने जड़ और जीव को अप्लाई करना है हर हाउस को लेकर। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जो सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है, कोई भी कुंडली है, सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है, सपोज यहाँ पे है 6, 7, 8, 9, सेकंड हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में आकर बैठ गया, मरकरी यहाँ पे आके बैठ गया, या मरकरी वाला एग्जांपल हो गया, यहाँ पे हम ले लेते हैं शनि भी हो गया, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं जुपिटर, सन ले लेते हैं चलो, और यहाँ पे आ गई 5 नंबर। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में आकर बैठा है। तो ये सीधा सीधा क्या दर्शा रहा है कि आपकी एजुकेशन, आपकी फैमिली जो है वो डिसाइड करेगी। आपका फूड आपकी इंटेलिजेंस को चेंज करेगा। फूड अकेला हमारी बॉडी को चेंज नहीं करता, हमारी थिंकिंग की एबिलिटी को भी चेंज करता है, हमारी क्रिएटिविटी को भी अफेक्ट करता है। हमने 3 तरीके के गुण पढ़े थे, तामसिक, राजसिक और सात्विक। जिस इंसान का सेकंड लॉर्ड फिफ्थ हाउस में है, उस इंसान को जो है सात्विक फूड जो है कंज्यूम करना चाहिए। उसे तामसिक फूड से, राजसिक फूड से भी दूरी बनानी चाहिए। अब इसका रीजन है, क्योंकि जो खान-पान है आपका वो आपकी बुद्धि को अफेक्ट कर रहा है। सात्विक होगा खाना आपका, तो आपके माइंड में क्लैरिटी होगी। सात्विक क्वालिटीज होंगी आपकी इंटेलिजेंस में। विज़डम से भरी होगी आपकी इंटेलिजेंस। काम रहेगा आपका माइंड। वहीं आप तामसिक फूड अगर कर रहे हो कंज्यूम, मीट खा रहे हो, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, नॉनवेज खा रहे हो, तो आपके अंदर इनर्शिया रहेगा। वो तामसिक गुण जो है वो इनर्शिया क्रिएट करता है। आपको वो फूड डाइजेस्ट करने में जो है एनर्जी लगेगी, और जब वो फूड डाइजेस्ट होने में एनर्जी लग गई तो आप थका-थका फ़ील करोगे। थका-थका फ़ील करोगे तो आप अपना काम जो है उसको टाइम पर पूरा नहीं कर पाओगे, लेथार्जी रहेगी, मेंटल फॉग रहेगी, डिसीजन मेकिंग हैम्पर होगी आपकी। तो सेकंड लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस भी ये बता रहा है कि आपकी जो मेंटल एबिलिटी है, इंटेलिजेंस है, उसको फूड कंट्रोल कर रहा है। तो आपको अपने बारे में कितनी अच्छी क्लैरिटी मिल गई। लोग पूछते हैं कि हम नॉन-वेज खाएँ कि ना खाएँ? सेकंड लॉर्ड फिफ्थ हाउस, बिल्कुल मत खाओ। जिसका सेकंड लॉर्ड किसी और घर में बैठा है, सपोज़ सेकंड लॉर्ड फिफ्थ की जगह अब बैठा है नाइन्थ हाउस में, सन यहाँ हो, तो अपने फादर से अच्छे रिलेशन रखने के लिए या अपने भाग्य को एक्टिवेट करने के लिए
आपको सात्विक फूड खाना चाहिए, तामसिक फूड नहीं खाना चाहिए। सपोज़ फिफ्थ लॉर्ड आपका 10th हाउस में हो, करियर वाले घर में हो, तो करियर में इम्प्रूवमेंट के लिए आपको सात्विक फूड खाना। 4th हाउस में हो, तो घर की शांति के लिए नॉन-वेज कंज़्यूम नहीं करना, अल्कोहल कंज़्यूम नहीं करना। 6th हाउस में हो, सेकंड लॉर्ड, सन यहाँ पे हो 6th हाउस में, तो जो आपके डेली लाइफ़ के स्ट्रगल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, रोग की, ऋण की और शत्रु की, उसमें आपको अगर विजय पानी है, तो आपको सात्विक फूड कंज़्यूम करना है। तामसिक फूड नहीं खाना, राजसिक फूड नहीं खाना। आपकी हेल्थ डायरेक्टली इम्पैक्ट होगी। आपको हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे, फूड और हेल्थ का तो पता ही है आपको डायरेक्ट रिलेशन है। राजसिक फूड में अगर ज़्यादा मीठा खाओगे, फ्राइड फूड खाओगे, तो आपको हेल्थ इश्यूज़ आएँगे। तामसिक फूड में अगर आप मीट कंज़्यूम कर रहे हो, अल्कोहल कंज़्यूम कर रहे हो, तो आपकी लोगों से लड़ाई भी हो सकती है अल्कोहल कंज़म्पशन के बाद। आपकी हेल्थ भी खराब हो सकती है मीट कंज़म्पशन के बाद। तो यहाँ पे भी हमने जड़ और जीव कंसेप्ट लगाया है। तो हमने ये सारा कवर कर लिया है। अब एक और एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं। हम यहाँ पे एक बर्थ चार्ट जो है ड्रॉ करते हैं, कैप्रिकॉर्न का 10 नंबर। चलो बर्थ चार्ट से इतना कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर 2 प्लैनेट एक हाउस में हैं, सपोज़ सन और मरकरी। सन की डिग्री लिख लीजिए 15 और मरकरी की लिख लीजिए 10। ऐसा प्लैनेट जिसकी डिग्री हायर है, वो इस हाउस को ज़्यादा कंट्रोल करेगा। जिस प्लैनेट की डिग्री कम है, वो इस प्लैनेट को कम कंट्रोल करेगा। तो सूर्य की जो पावर है इस केस में वो मरकरी से ज़्यादा है, क्योंकि सूर्य की डिग्री ज़्यादा है, मरकरी की डिग्री कम है। अगर हम चेंज कर दें, सन की डिग्री 10 कर दें और मरकरी की जो डिग्री है वो 15 कर दें, तो मरकरी की ज़्यादा चलेगी। ऐसा इंसान अपना करियर खुद बनाएगा, अपने फादर के कहे पर नहीं चलेगा। अपनी उसकी जो है अपनी थिंकिंग होगी। उस अगर 5th हाउस की बात करें, उसकी इंटेलिजेंस जो है फादर से प्रेरित नहीं होगी। फादर की बात से एग्री नहीं करेगा वो, खुद लीड करेगा। और अगर इस केस में जिसमें सूर्य की डिग्री ज़्यादा है, तो फादर जो कहेगा वैसे ही मरकरी फॉलो करेगा। तो जिस प्लैनेट की डिग्री ज़्यादा होती है, उसका ज़्यादा कंट्रोल होता है। इसी तरह 10th हाउस के एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं अलग-अलग। थर्ड लॉर्ड इन 10th हाउस बना लेते हैं यहाँ पे, थर्ड लॉर्ड इन 10th हाउस। थर्ड का स्वामी 10वें घर में आ गया। सपोज़ थर्ड का स्वामी है कौन-सा प्लैनेट लें? वीनस ले लेते हैं और सपोज़ यार 7 नंबर है। तो ये लियो लगन की कुंडली होगी। तो थर्ड हाउस का लॉर्ड वीनस आपके करियर वाले क्षेत्र में आ गया। तो थर्ड हाउस से जुड़े क्या कारक तत्व हैं? शॉर्ट ट्रैवल्स, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग। मैंने बताया था कुछ ऐसे तत्व जो पुराने टाइम में नहीं एग्ज़िस्ट करते थे। ऐसे एरियाज़ ऑफ लाइफ़ जैसे सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, वो उस टाइम पे एग्ज़िस्ट नहीं करते थे जब बृहत्पराशर होरा शास्त्र लिखी गई है।
वो अब हमने मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर्स ने उनको भी कोई ना कोई हाउस दे दिया है। डेटा एंड डॉक्यूमेंटेशन का ये हाउस है। तो हो सकता है आप ट्रैवल से रिलेटेड काम करते हो, शॉर्ट ट्रैवल से रिलेटेड, आपकी बस या ट्रैवल एजेंसी हो, बस चला मतलब आपकी बसेस हों, क्या पता आप सोशल मीडिया मैनेजर हों, सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हों, कंटेंट क्रिएटर हों, डिजिटल मार्केटिंग में आपका काम हो। थर्ड हाउस छोटे भाई-बहन का है, तो हो सकता है कि छोटे भाई-बहन भी आपके साथ ही काम करते हों। तो ऐसे एक प्लैनेट और हाउस, उसको हम रिलेट करते हैं और एक आउटकम को बनाते हैं जड़ और जीव कंसेप्ट से। ये सब एग्जांपल्स दिए हैं। मैं एक और आपको पीपीटी भी दूँगा, जो पीपीटी है आपकी अ, ये वाली, कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सारे हाउसेस में हमने कवर कर लिया। इसी तरह सेकंड हाउस का लॉर्ड सब हाउसेस में कवर कर लिया कि फर्स्ट, जैसे सेकंड हाउस लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस, सेकंड लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस, सेकंड लॉर्ड इन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे। उसी तरह ये 12 हाउसेस के लॉर्ड्स, 12 अलग-अलग उनकी जो प्लेसमेंट बनी, ये जो पीडीएफ है वो सारा कवर करता है। फर्स्ट हाउस से रिलेटेड हमने सारी सिग्निफिकेशंस लिख दी और एक इवैल्यूएशन का फ्रेमवर्क दे दिया कि अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ में है तो ये आपका इवैल्यूएशन का फ्रेमवर्क होना चाहिए। सेवंथ में है तो ये इवैल्यूएशन का फ्रेमवर्क होना चाहिए। मतलब किसी भी हाउस में आपका फर्स्ट लॉर्ड बैठा है तो ये आपका इवैल्यूएशन का फ्रेमवर्क है फर्स्ट लॉर्ड के लिए। इसी तरह सेकंड लॉर्ड के लिए भी है। सेकंड लॉर्ड की जो सेकंड हाउस की कोर थीम्स दे दी, फिर हमने इवैल्यूएशन का फ्रेमवर्क दे दिया। अब सेकंड लॉर्ड जिस मर्जी हाउस में बैठा हो वो बस खोल कर आप देख लेना। ये पीडीएफ इस लेक्चर के साथ टैग्ड होगा, अपलोडेड होगा। आप वहाँ से अपने जहाँ पर भी आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब आपने अपने चार्ट पर इसको अप्लाई करना है। आपका किसी का बर्थ चार्ट जो है, आपने उस पे इसको अप्लाई करना है। जैसे हम एक बर्थ चार्ट जैसे आपने अपना किसी भी ऐप में खोल लिया। सपोज़ हम बनाते हैं बर्थ चार्ट सन, मरकरी, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु, कौन सा रह गया? मार्स। यहाँ पे भरते हैं मार्स। और सपोज़ आपका लगन है, कैंसर राशि है, कर्क लगन है। तो हमने एक अपना बर्थ चार्ट, ऐसे एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, आपने अपना बर्थ चार्ट ऐसे खोल लेना, अपनी प्लेसमेंट्स देख लेनी है। अब जुपिटर इस कुंडली के अकॉर्डिंग इस हाउस का और इस हाउस का लॉर्ड है, तो सिक्स्थ एंड नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है जुपिटर। कहाँ बैठा है? इन फर्स्ट हाउस। ये आपने लिख लेना है। इसी तरह सेकंड का लॉर्ड कौन है? सन। तो सेकंड लॉर्ड सन इन 10th हाउस। थर्ड का देख लेना है। थर्ड में मरकरी है लॉर्ड। मरकरी 12th और थर्ड का है। थर्ड एंड 12th लॉर्ड है मरकरी। कहाँ पे बैठा है? इन 10th हाउस। ऐसे आपने पूरा अपना चार्ट को लिख लेना है। फिर जो भी पोजीशन बनी, सिक्स्थ लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस,
तो हम इस चार्ट में देख लेंगे। ये आ गया सिक्स्थ लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस। पहले हमने कोर थीम पढ़ लेनी है उस हाउस की, रोग ऋण शत्रु का भाव है जैसे ये। फिर हमने इवैल्यूएशन का फ्रेमवर्क देख लेना कि क्या क्या चीज़ें हमने देखनी है सिक्स्थ हाउस को देखते हुए। और ये सिक्स्थ हाउस लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस हमने देख लिया कि कैसा रहेगा उसका सब कुछ। ये जो पीडीएफ है, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ 60 टू 65% एक्यूरेसी आपको इसी में ही मिल जाएगी। ये इतनी एक्यूरेट है। आप किसी का चार्ट देख रहे हो, आप इसको खोल लेना, साथ में वैसे लिख लेना अपना कि फर्स्ट लॉर्ड इन दिस हाउस, सेकंड लॉर्ड इन दिस हाउस, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट अप टू 12th लॉर्ड इन दिस हाउस। और इस चार्ट में आउटकम्स लिख लेना क्या क्या आएंगे। 60 टू 65% एक्यूरेसी तो आपकी यहाँ पे ही आ गई। तो ये अब आपका होमवर्क है, आपको अपने चार्ट का, और हो सके तो अपने नियर एंड डियर वंस के चार्ट भी आप ऐप में खोल के रखिए और ये बनाइए। तो ये क्लास इतनी ही है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के कंसेप्ट्स करेंगे। तब तक के लिए आप इतना करिए। जय श्री राम।